नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने YouTube चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग को दृष्टि का सेट संख्या 14 करवाने जा रहा हूं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों देशों की संख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, तो वो कौन सा है? तो वो है एशिया। देशों की संख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या है 48। अफ्रीका सबसे ज़्यादा देशों की संख्या वाला महाद्वीप है। और इस एशिया में चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसकी जनसंख्या करीब 1.4 अरब से भी अधिक है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस जल निकाय से नहीं गुजरती है? तो वो है आर्कटिक महासागर। भूमध्य सागर रेखा निम्नलिखित में से किस जल निकाय से नहीं गुजरती है? तो आर्कटिक महासागर। बाकी भूमध्य रेखा केवल 3 जल निकाय से होकर गुजरती है। वो कौन से हैं? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर। बाकी आर्कटिक महासागर से होकर नहीं गुजरती है। थर्ड क्वेश्चन, जापान सागर में किन महासागरीय धाराओं के मिश्रण से जापान के आसपास के समुद्र में मछली और अन्य समुद्री जीवन बहुत समृद्ध है? तो उसका आंसर हो जाएगा सुसीमा धारा। जापान सागर में किन महासागरीय धाराओं के मिश्रण से जापान के आसपास के समुद्र में मछली और अन्य समुद्री जीवन बहुत समृद्ध है? तो सुसीमा धारा ये गर्म जल धारा होती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति युग में अपने देश से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। देखिए सही क्या है आंसर। रूस में कलीमकिया हो जाएगा, और आइनू जनजाति जो है वो है जापान की। आइनू जनजाति कहाँ की? जापान की। मायोरी जनजाति कहाँ की है? मायोरी जनजाति तो न्यूजीलैंड की है। मायोरी जनजाति न्यूजीलैंड की है। और किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान की है। किर्गिज जनजाति किर्गिस्तान की है। तो बोला कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अगर देखा जाए तो इसमें केवल आइनू जनजाति ही तो सही नहीं है, बाकी सब तो सही ही था ना। तो ऑप्शन ई कैसे होगा? एक सेकंड देख लीजिए। रूस की जनजाति कौन सी है? कलमिकिया, ये तो सही है। जापान की जनजाति कौन सी है? तो आइनू, जो कि गलत है। यहाँ पाकिस्तान दे दिया, जो कि गलत है। और न्यूजीलैंड की जनजाति कौन सी है? मायोरी, ये भी सही है। और किर्गिज कहाँ की है? तो किर्गिस्तान की, तो ये भी सही है। आंसर में दृष्टि पब्लिकेशन में गलत दिया है, आप आंसर ई बी बनाएंगे कि बी आइनू कहाँ है? जापान में। चलिए, निम्नलिखित में से किसे डंकन दर्रा पास अलग किया जाता है? तब वो किया जाता है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच। निम्नलिखित में से किसे डंकन दर्रा पास अलग किया जाता है? तो किया जाता है दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान। 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो वो है कच्छ, लेह, जैसलमेर। कच्छ देखिए कहाँ है? कच्छ है गुजरात में, लेह कहाँ है? लद्दाख में, और जैसलमेर राजस्थान में। इसके बाद नंबर आएगा, ये 5 याद रख लीजिए, 3 तो है और चौथा है बीकानेर। क्षेत्रफल के अनुसार चौथे नंबर पे है बीकानेर, जो भी राजस्थान में है। फिर है बाड़मेर, ये भी राजस्थान में ही है। तो आप ये 5 डिस्ट्रिक्ट याद रखेंगे। सबसे बड़ा कच्छ, फिर लेह, फिर जैसलमेर, बीकानेर और उसके बाद बाड़मेर। 7वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं पूछ रहा है? तो डी, मांड नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। यमुना नदी की सहायक नदी सिंध, सेंगर, उट्टंगन है। यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी टोंस, चंबल, हिंडन, बेतवा है। यमुना नदी की अन्य छोटी सहायक नदी गिरी, सिंध,
उट्टंगन, सेंगर और रिंद शामिल है। उट्टंगन, सेंगर और एक ठो और याद रखिएगा, रिंद। और अगर यमुना नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी पूछे तो टोंस बताइए, चंबल बताइए, हिंडन बताइए, बेतवा और केन बताइए केन बताइए। यमुना नदी के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि यमुना नदी यमुना और टोंस ग्लेशियरों अर्थात बंदरपूछ ग्लेशियर और उसकी शाखाओं द्वारा पोषित होते हैं और ग्रेट हिमालय रेंज से निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में चाय उगाने वाले राज्य नहीं हैं? तो वो नहीं कौन है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा। क्योंकि देखिए जो चाय उगाने वाले राज्य नहीं हैं, क्या उत्तर प्रदेश में उगाया जाएगा? नहीं, पंजाब में भी नहीं, बाकी ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। एक सेकंड थोड़ा रुक जाइए। निम्नलिखित में भारत में चाय उगाने वाले राज्य नहीं हैं, कौन से भारत में राज्य नहीं पूछ रहा है? तो देखिए इसमें कर्नाटक तो उगाए जाते हैं, ये आपको पता होगा कि साउथ इंडिया कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल ये इस पूरे साल तक उगाए जाते हैं। तमिलनाडु में, केरला में और कर्नाटक में उगाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में नहीं उगाए जाते हैं और पंजाब में भी नहीं उगाए जाते हैं। और रह गई बात उत्तर प्रदेश की, तो ये उत्तर प्रदेश में भी चाय उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी चाय उगाया जाता है और साथ साथ पंजाब में चाय नहीं उगाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में चाय उगाए जाते हैं, बाकी पंजाब और आंध्र प्रदेश में चाय नहीं उगाए जाते हैं। नेक्स्ट, शब्द मोलासेस बेसिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मोलासेस बेसिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है मिजोरम के लिए। शब्द मोलासेस बेसिन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मिजोरम के लिए। 10 का क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में सही नहीं है? तो ये कौन सा सही नहीं है? इसका ऑप्शन ई हो जाएगा, सही नहीं है। देखिए यह भारत का सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र है। ये बात तो सही है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का सबसे पुराना भौगोलिक क्षेत्र है। यह आकार में मोटे तौर पे आयताकार है, ये आयताकार है, ये जो कि गलत है। आयताकार नहीं बल्कि त्रिकोणीय है और इसका आधार उत्तर भारत के महान मैदान के दक्षिण किनारे से मेल खाता है। यह लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर के कुल क्षेत्रफल में फैला है, जो कि गलत है। 20 लाख नहीं बल्कि 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार एक अत्यधिक स्थिर क्षेत्र है, एक अत्यधिक स्थिर क्षेत्र है। तो ये सही बात है, ये अत्यधिक अस्थिर क्षेत्र है, यानी ए और डी सही हैं और बी और सी गलत हैं। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। अब देखते हैं 11 नंबर, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सबसे लंबा राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 सबसे बड़ा राजमार्ग है। 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 12 नंबर कह रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वो है छत्तीसगढ़ में। राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में। 13 नंबर कह रहा है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्ष आवरण कितने प्रतिशत है? तो वो है 24.56%। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल वन और वृक्ष आवरण कितने प्रतिशत है? 24.56% है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट, आइए इसको छोड़ दीजिए क्योंकि ये 2019 का डेटा है, एक्चुअली 2021 में ही बेहतर आ गया है, तो इसको छोड़ देना है। बिहार में किस प्रकार के पुरातात्विक स्रोत पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन। ई ऑप्शन, बिहार में किस प्रकार के पुरातात्विक स्रोत पाए जाते हैं? तो ई आंसर। क्यों? क्योंकि NBPW संस्कृति पाया जाता है, लोहे की वस्तु भी पाया जाता है और नमूने के रूप में सोनपुर, चिरांद, वैशाली और चंपा में पाए जाते हैं। और यहाँ पे प्रारंभिक पाषाण युग के भी स्थल पाए गए हैं, प्रारंभिक पाषाण युग के भी स्थल पाए गए हैं।
ताम्रपाषाण संस्कृति ये नहीं पाया गया है। हाँ, ये भी पाया गया है। ताम्रपाषाण संस्कृति गया और पटना वैशाली जिले में पाई जाती है गई थी। कहाँ? गया, पटना, वैशाली जिले में भी ताम्र संस्कृति पाई जाने गई थी। और नवपाषाण संस्कृति भी पाई गई थी, गंगा घाटी में पाई गई थी। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी पाए ही गए थे, इसलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। 16 नंबर, सबसे पहले पढ़े जा सकने वाले अभिलेख किस सम्राट के समय के हैं? तो वो हैं अशोक। सबसे पहले पढ़े जा सकने वाले अभिलेख किस सम्राट समय के हैं? तो अशोक। गुप्त राजा समुद्रगुप्त के बारे में क्या सही नहीं है? तो वो क्या सही नहीं है? वह अपने पड़ोसी राज्यों के साथ मित्रवत नहीं था, यही सही नहीं है, बाकी ये तीनों सही है। अपने सैन्य विस्तार के माध्यम से समुद्रगुप्त ने काफ़ी हद तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की थी। ठीक है, भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की, सही है। हरिसेन उनके दरबारी कवि थे, ये भी सही है। गुप्त राजा समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन ही थे। संस्कृत को अपनी दरबारी भाषा घोषित किया था, ये बात भी सही है। अब हम देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि संतों के सूफी साहित्य के लिए क्या मान्य नहीं है? तो वो दस्तूर उलमा, अधिकार और जिम्मेदारियां, ये मान्य नहीं है। दस्तूर उलमा, अधिकार और जिम्मेदारियां, ये मान्य नहीं है। यानी कि संतों के सूफी साहित्य के लिए क्या मान्य नहीं है? तो दस्तूर उलमा, ये अधिकार और जिम्मेदारियां, ये मान्य नहीं है, बाकी ये तीनों ही मान्य हैं। कौन से जरा देख लेते हैं। ताजकीड़ा संतों का जीवन मान है, ताजकीड़ा संतों का जीवन ये मान है। मलकुजात संतों के बीच संवाद है, मलकुजात को क्या कहा जाता था? संतों के बीच संवाद। मकतूब संतों का लेखन, मकतूब को क्या कहा जाता था? संतों का लेखन। दस्तूर उलमा संबंधित था भू राजस्व से, किससे संबंधित था? भू राजस्व से संबंधित एक दस्तावेज हुआ करता था। ठीक है, 19 नंबर, 19 कह रहा है कि बिहार में मुगल शासन के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले स्रोत कौन से हैं? तो ये स्रोत हैं अकबर नाम, पहले जान लीजिए, इसका आंसर ई हो जाएगा। और स्रोत की अगर बात में किया जाए तो देख लीजिए, अकबरनामा, कई स्रोत बिहार में मुगल शासन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। कई दरबारी कवियों की रचनाएं, जैसे अबुल फजल का अकबरनामा, अकबरनामा किसका है? अबुल फजल का। मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम के आलमगीरनामा, आलमगीरनामा किनके रचना है? तो वो है मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम के। मिर्ज़ा मोहम्मद कासिम की रचना कौन सा है? आलमगीरनामा। और अकबरनामा किसकी रचना है? तो वो है फजल का, अबुल फजल का। तुजुक ए बाबरी किसका है? नुहानियों के पतन और बिहार का राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तुजुक ए बाबरी से क्या किसकी जानकारी मिलती है? तो नुहानियों के पतन और बिहार का राजस्व व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। और तुजुके जहांगीरी झारखंड पर मुगलों के हमले और सोने और हीरे के खदानों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तुगलकबाद उर्फ तिरहुत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो वो किए थे गयासुद्दीन तुगलक। तुगलकबाद उर्फ तिरहुत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक। बिहार के प्रसिद्ध संत अहमद चेयरमपोश के साथ किस शासक की बैठक हुई थी? तो वो हुई थी फिरोज तुगलक। बिहार के प्रसिद्ध संत अहमद चेयरमपोश के साथ किस शासक की बैठक हुई थी? तो फिरोज तुगलक। घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो वो लड़ा गया था सुल्तान अहमद और बाबर के बीच। घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो सुल्तान मोहम्मद और बाबर के बीच में। कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ था और 1528 में उसकी मृत्यु हो गया था। देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन को, शायद घाघरा का युद्ध। दरिया खान के मृत्यु के बाद उनके बेटे बहार खान नुहानी
नुहानी बिहार के सिंहासन का उत्तराधिकारी और खुद को सुल्तान मोहम्मद कहा। सुल्तान मोहम्मद कहा। सुल्तान मोहम्मद किसके बेटे थे? तो दरिया खान के बेटे थे। ठीक है, दरिया खान के बेटे थे। उसका साम्राज्य बिहार से कन्नौज तक फैला हुआ था। वह 1527 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर से पराजित हुआ और 1528 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखते हैं 23 नंबर। किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार नामक इकाई स्थापित की गई थी? तब वो की गई थी शेर शाह। किसके प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार नामक इकाई स्थापित की गई थी? तो शेर शाह। 24। वह सभ्यता जिसके कई शहरों की एक विशेषता दुर्गीकरण थी, तो वो था हड़प्पा। वह सभ्यता जिसके कई शहरों की एक विशेषता दुर्गीकरण थी, हड़प्पा। गर्तावासों को किसके साथ संबंध किया जा सकता है? तो वो किया जा सकता है आर्य के द्वारा। गर्तावासों को किसके साथ संबंध किया जा सकता है? तो आर्य। ऋग्वेद की बहुत सी बातें इस ग्रंथ के समान हैं, तो वो हैं अवेस्ता। ऋग्वेद की बहुत सी बातें इस ग्रंथ के समान हैं, तो अवेस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है ई ऑप्शन। देखिए, कैरियोकाइनेसिस कोशिका विभाजन के दौरान नाभिक का विभाजन होता है, साइटोप्लाज्म का विभाजन नहीं, बल्कि कोशिका विभाजन के दौरान नाभिक का विभाजन होता है, जबकि साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का विभाजन होता है। कैरियोकाइनेसिस में किसका विभाजन होगा? तो कोशिका विभाजन के दौरान नाभिक का विभाजन होगा। जब कोशिका का विभाजन हो रहा होगा तो नाभिक का विभाजन होता है। और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा। साइटोप्लाज्म का विभाजन कब होगा? तो साइटोकाइनेसिस में। और कैरियोकाइनेसिस में कोशिका का विभाजन होगा। ठीक है, फिर देखिए, फिर क्या है नेक्स्ट में देख लेते हैं। फेनोटाइप इसमें क्या होता है? जीव का चित्र है जो प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। टोनोप्लास्ट क्या है? टोनोप्लास्ट रिक्तता के आसपास की झिल्ली होती है। ठीक है, अब देखिए, अनुगुणित एक कोशिका में गुणसूत्रों का एक समूह है जो गैमेट में पाया जाता है। एक कोशिका में गुणसूत्रों के 2 सेट होते हैं। देखिए, सुनिए इसके बारे में। अगुणित एक कोशिका में गुणसूत्रों का एक समूह है जो गैमेट में पाया जाता है, न कि हेप्लॉइड में पाया जाता है। जबकि द्विगुणित में एक कोशिका में गुणसूत्रों के 2 पूर्ण समुच्चय पाए जाते हैं। तो ये भी गलत और ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। आनुवांशिकी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आनुवांशिकी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आनुवांशिकी के बारे में सी ऑप्शन सही नहीं है। जोहान्स को आनुवांशिकी का जन्म के रूप में जाना जाता है। जोहान्स को आनुवांशिकी का जन्म के रूप में जाना जाता है, ये गलत है। वंशानुगत लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण आनुवांशिक कहलाता है। जेनेटिक्स नाम डब्ल्यू वाटसन द्वारा 1905 में रखा गया था। किनके द्वारा? वाटसन के द्वारा 1905 में। जेनेटिक्स का नाम डब्ल्यू वाटसन द्वारा 1905 में रखा गया था, ये सही है। फिर ग्रेगर जोहान मंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। किनको जाना जाता है? जोहान मेंडल को जाना जाता है। ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवंशिकी का जनक के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ जोहान्स है, जो कि गलत है। जॉर्ज जोहान मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर आनुवंशिकता पर सुझाव दिया, ये भी सही है। फिर वंशानुगत लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी तक स्थानांतरण आनुवंशिकी कहलाता है। तो आनुवंशिकी का डिफिनेशन क्या हो गया कि वंशानुगत लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी तक स्थानांतरण आनुवंशिकी कहला गया। और जेनेटिक्स
ये आनुवांशिक का ही इंग्लिश रूप जेनेटिक्स कहलाता है। इसका नाम डब्ल्यू वाटसन द्वारा 1905 में रखा था। जोहान्स नहीं, यहाँ पे जोहान्स को आनुवांशिकी का जनक के रूप में नहीं, बल्कि ग्रेगर जोहान मेंडल को आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। जॉर्ज जोहान मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर आनुवंशिकता पर सुझाव दिया था। जीन के कार्यात्मक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सिस्ट्रोन। जीन के कार्यात्मक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सिस्ट्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पपीते के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं? जो पपीता होता है उसके खाने के योग्य के भाग को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं मेसोकार्प। क्या कहते हैं? मेसोकार्प। पपीता के खाने योग्य भाग को क्या कहेंगे? मेसोकार्प। फिर देखिए ताज़ा थैलेमस सेब और नाशपाती जैसे फलों के खाने के जो भाग होते हैं। ताज़ा थैलेमस किसके खाने के भाग है? तो सेब और नाशपाती। सेब और नाशपाती के खाने के जो भाग को ताज़ा थैलेमस कहते हैं और पपीते के खाने के जो भाग को मेसोकार्प कहते हैं। लीची के खाने योग्य भाग को ताज़ा एरिल कहते हैं। किसको? लीची के खाने के योग्य को। और पेरियंथ अनानास और कटहल जैसे फलों का खाने योग्य हिस्सा है। पेरियंथ किसका हिस्सा है? तो अनानास और कटहल के जैसे फलों के खाने योग्य का हिस्सा है। जन्म दर क्या होती है? जन्म दर क्या होती है? तो वो होती है किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के द्वारा व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। जन्म दर क्या होती है? तो किसी दी गई जनसंख्या में जन्म के द्वारा व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि। सोते समय लाल रक्त आरबीसी सोते समय लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है? तब वो हो जाती है 5%। सोते समय लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है? तो 5%। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक का कारण बनता है? तो वो बनता है वेरियोला वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस चेचक का कारण बनता है? वेरियोला वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग नहीं है? तो वो है टेटनस। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग नहीं है? तो टेटनस। भिखारी ठाकुर को किस नृत्य शैली का जनक माना जाता है? तो वो माना जाता है विदेशिया। भिखारी ठाकुर को किस नृत्य शैली का जनक माना जाता है? विदेशिया। गंगा और डैश के संगम पर स्थित सोनपुर वैशाली से 35 किलोमीटर दूर है। तो वो है उसका आंसर हो जाएगा ई। गंगा और गंडक नदियाँ के संगम से गंगा और डैश के संगम पर स्थित सोनपुर वैशाली से 15 किलोमीटर दूर है। क्या है दूर में? तो वो है ऑप्शन ई। देखिए गंगा और गंडक नदियों के संगम पर स्थित सोनपुर वैशाली से 35 किलोमीटर दूर है। यह स्थान एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन से शुरू होता है। देश भर में विक्रेता और खरीदार लेन देन के लिए यहाँ आते हैं। तो वो क्या हो जाएगा? वैशाली। आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली में। गंगा और कौन सी नदी पूछ रहा है? तो गंगा और गंडक नदी। तो गंगा और गंडक नदी पर स्थित है वैशाली, जो कि वैशाली से 35 किलोमीटर दूर है। छठ पूजा एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जिसे किस भगवान या देवी की पूजा के लिए मनाया जाता है? तो वो है सूर्य। छठ पूजा एक प्रमुख त्यौहार है जिसे किस भगवान देवी की पूजा के लिए मनाया जाता है? सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प अधिकांशतः नदी के तट पर पनपने वाले खरपतवार पर आधारित है? तो सिक्की का काम। निम्नलिखित में से कौन सा हस्तशिल्प अधिकांशतः नदी के तट पर पनपने वाले खरपतवार पर आधारित है? तो सिक्की का काम। निम्नलिखित में से कौन सा बोली बिहार राज्य में बोली जाती है? तो वो बोली जाती है ऑप्शन ई। देखिए जबकि
मुजफ्फरपुर कौन सा, पहले एक क्वेश्चन को फिर से सुनिए कि निम्नलिखित में कौन सी बोली बिहार राज्य में बोली जाती है। तो कौन सी बोली जाती है बिहार में, जो देखिए मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया और भागलपुर में लोग मैथिली बोलते हैं। मैथिली कहाँ कहाँ बोलते हैं, तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, पूर्णिया, भागलपुर। पटना और गया में लोग मगही बोलते हैं। पटना गया के क्षेत्र में मगही। साहित्य के अपने समृद्ध इतिहास के कारण मैथिली को एक विशिष्ट बिहारी भाषा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। मध्यकालीन बिहार के कवि विद्यापति ने केवल मैथिली भाषा में बड़ी तीव्रता के साथ भगवान कृष्ण की स्तुति में छंदों की रचना की। बिहार राज्य में बोली जाने वाली अन्य बोलियाँ अंगिका, फिजो हिंदी, कुदमाली, पंच परागनीय, सदरी, सरनामी, हिंदुस्तानी, सूरजपुरी और बजिका है। सरनेमी, अंगिका और कुडमुली, ये सारे के सारे क्या हैं, बिहार में बोली जाने वाली भाषा। अंगिका, कुड़माली, बजिका और सरनेम। किस वर्ष से आरबीआई ने बैंकों को उनके सीआरआर पर ब्याज आय का भुगतान करना शुरू किया, तो वो किया है 1999 से 2000 ईस्वी तक, 2000 ईस्वी से। किस वर्ष आरबीआई ने बैंक को उनके सीआरआर पर ब्याज आय का भुगतान करना शुरू किया गया है, तो फाइनेंशियल ईयर 1999 से लेके 2000 ईस्वी से के बीच में। किस वर्ष आरबीआई द्वारा व्यक्तियों को भी सरकारी प्रतिभूति बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, तो वो दी गई थी 2016 से 17 के बीच में। किस वर्ष आरबीआई द्वारा व्यक्तियों को भी सरकारी प्रतिभूति बाजार में भाग लेने की अनुमति दी गई थी, तो 2016-17। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, सरफेसी अधिनियम पारित किया गया था, तब वो किया गया था 2002 में। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, सरफेसी अधिनियम पारित किया गया था 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर कह रहा है कि राज्यों का सर्वाधिक अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है, तब वो दिया जाता है भारत के वित्त आयोग को। राज्यों को सर्वाधिक अनुदान किसकी सिफारिश पर दिया जाता है, तो भारत के वित्त आयोग से। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के अधिकार को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से तक सीमित किया, तो वो सीमित किया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के अधिकार को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से तक सीमित किया, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की एकता और अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, तो वो कार्य करता है राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता के प्रतीक के रूप में कार्य करता है, तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को डैश वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए, तो वो पूरी करनी चाहिए 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारत को उपराष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह अपने 5 वर्ष की अवधि से अधिक पद धारण नहीं कर सकता, ये सही नहीं है। बाकी वह 5 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण कर सकता है, वह फिर से चुनाव के लिए योग्य है, वह कितने भी कार्यकाल के लिए चुने जा सकता है, ये तीनों ही सही है। सभी केंद्रीय मंत्री गलतियों एवं कृत्यों के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी लेते हैं। किसके प्रति संयुक्त जिम्मेदारी लेते हैं, तो लोकसभा के प्रति जिम्मेदारी लेते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यह है कि सभी मंत्री अपने सभी गलतियों एवं कृत्यों के लिए लोकसभा के प्रति संयुक्त जिम्मेदारी लेते हैं। तो अनुच्छेद 75 के तहत सभी केंद्रीय मंत्री सभी गलतियों एवं कृत्यों के लिए
कृत्यों के लिए किसके प्रति संयुक्त जिम्मेदारी लेते हैं? तो लोकसभा। किसने कहा था कि मंत्रिमंडल राजनीतिक गुंबद की आधारशिला है? तो वो है लोवेल ने कहा था। किसने कहा था कि मंत्रिमंडल राजनीतिक गुंबद की आधारशिला है? तो लोवेल ने कहा था। 50 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस समिति को सुपर कैबिनेट के रूप में वर्णित किया जाता है? तो राजनीतिक मामलों की समिति को। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति को सुपर कैबिनेट के रूप में वर्णित किया जाता है? तो राजनीतिक मामलों की समिति, इसी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। और राजनीतिक मामलों की समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री। 51, अब तक कितने प्रशासनिक सुधार आयोग स्थापित किए जा चुके हैं? तो 2। अब तक कितने प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया जा चुका है? तो 2। नेक्स्ट, राज्यसभा के प्रतिनिधित्व नहीं करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन हो जाएगा ई। क्योंकि देखिए, भारत के टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 3 में दिल्ली, चंडीगढ़, दिल्ली पुडुचेरी, कौन? पुडुचेरी, दिल्ली पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर ये तीनों ही जगह पे में राज्यसभा के प्रतिनिधि हैं। तो राज्यसभा के प्रतिनिधि कहाँ कहाँ हैं? तो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर में। अन्य 5 केंद्रीय शासित प्रदेशों की आबादी इतनी कम है कि राज्यसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं है। 53 नंबर, 53 का क्वेश्चन कह रहा है कि संसद सत्र के 17वासान के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है राष्ट्रपति। संसद सत्र के 17वासान के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? राष्ट्रपति। जब समय के कमी के कारण किसी विधेयक या संकल्प के बिना चर्चा वाले खंडों के साथ मतदान के लिए रखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे गिलोटिन क्लोजर कहा जाता है। जब समय की कमी के कारण किसी विधेयक या संकल्प के बिना चर्चा वाले खंडों को भी चर्चा वाले खंडों के साथ मतदान के लिए रखा जाता है तो उसे कहा जाता है गिलोटिन क्लोजर। कोई वित्त विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो वो है लोकसभा अध्यक्ष। कोई वित्त विधेयक है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा अध्यक्ष के पास। किसकी सिफारिशों पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो वो था एक वर्थ समिति। कब आया था ये रिपोर्ट? तो 1921 में आया था। और अलग कब किया गया? तो 1924 में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। तो किसकी सिफारिशों पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था? तो एक वर्थ समिति के अनुसार। कब आया था ये रिपोर्ट? 1921 में। इम्प्लीमेंट कब से हुआ, अलग कब से किया गया? तो 1924 में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की संचित निधि का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 266। अनुच्छेद 266 के तहत भारत की संचित निधि और 1966 के तहत ही भारत का सार्वजनिक निधि और अनुच्छेद 267 के तहत भारत की आकस्मिक निधि का जिक्र किया जाता है। तो 267 आर्टिकल में क्या है? आकस्मिक निधि। और सार्वजनिक निधि और संचित निधि 266 में है। 58 क्वेश्चन नंबर। 3 सूचियाँ आपको पता होगा, संघ राज्य और समर्थित सूची में क्रमशः कितने विषय हैं? तो वो विषय हैं 100, 61 और 52। मतलब संघ सूची में टोटल 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और 52 विषय समवर्ती सूची में हैं। और ये सूचियों के बारे में वर्णन 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगर आप पहले मतलब मूल संविधान की बात किया जाए तो संघ सूची में 97 विषय थे। संघ सूची में कितने विषय थे? 97, जिसको अब वर्तमान में 100 कर दिया गया है। और राज्य सूची में 66 विषय थे, जिसको वर्तमान में 61 कर दिया गया है। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 52 कर दिया गया है। पूरे देश में समकालिक जनगणना किस वर्ष से हो रही है? तो वो हो रही है 1881 से। पूरे देश में समकालिक जनगणना किस वर्ष से हो रही है? तो 1881 से। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात
कितना था? तो 914। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना था? 914। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो वो है 48.50%। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 48.50%। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त रूप से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान FGF-A बना रहा है? तो वो बना रहा है रूस। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ संयुक्त रूप से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बना रहा है? तो रूस। किसके साथ भारत ने कौम कासा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो किए हैं अमेरिका। किसके साथ भारत ने कौम कासा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अमेरिका के साथ। दूरस्थ शिक्षा के लिए बनाए गए उपग्रह ईडूसैट को निम्नलिखित में से किस कक्षा में छोड़ा गया है? तो वो छोड़ा गया है भूस्थैथिक कक्षा। दूरस्थ शिक्षा के लिए बनाए गए उपग्रह ईडूसैट को निम्नलिखित में से किस कक्षा में छोड़ा गया है? तो भूस्थैथिक कक्षा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 का है सिग्मा बॉन्ड क्या है? सिग्मा बॉन्ड क्या है? तो वो है परमाणु कक्षाओं के रैखिक अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग। परमाणु कक्षाओं के रैखिक ओवरलैपिंग से बना एक बंध है सिग्मा बॉन्ड। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड का। सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रिक एसिड। अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 5.7 से कम। लेस देन 5.6 होता है अम्लीय वर्षा का pH मान। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी गैस है? तो वो है रेडॉन। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी गैस है? रेडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गैस को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? तो वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस गैस को हास्य गैस के रूप में जाना जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। हड्डी में फास्फोरस होता है, यह कितना प्रतिशत उपस्थित होता है? तो वो होता है 8%। हड्डी में फास्फोरस होता है, यह कितना प्रतिशत उपस्थित होता है? तो 8%। 71 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 71 में पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं? तो कोयला के प्रकार हैं। कोयला के टोटल 4 प्रकार होते हैं। आप AB लिपि करके याद रखिएगा। AB लिपि का मतलब हो गया एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये सारे कोयला के प्रकार हैं। सबसे अच्छा एंथ्रासाइट और घटते क्रम में है AB लिपि, यानी सबसे खराब कोयला पीट कोयला होता है। पारा का चिन्ह क्या होता है? पारा का चिन्ह Hg होता है। टीन का Sn, इसको Ag को क्या कहेंगे? चांदी, और Ag को सोना कहेंगे। ये तो आसान क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में परिवर्तित करता है? तो वो इन्वर्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से में परिवर्तित करता है? तो इन्वर्टेज। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन काल की सप्त धातुओं में शामिल नहीं है? तो वो कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। देखिए, पुरातन सभ्यता का इतिहास कई तरह से धातुओं के उपयोग से जुड़ा हुआ है। प्रारंभिक मानव सभ्यता के विभिन्न कालखंडों के नाम धातुओं के नाम रखे गए हैं। प्राचीन काल की सप्त धातुएं सोना, तांबा, चांदी, सीसा, टीन, लोहा और पारा है। सप्त धातुओं में कौन सा आ गया? 4 हैं। कौन से? सोना, तांबा, चांदी, सीसा, टीन, लोहा और पारा। टीन, लोहा और पारा। तो 4 ये, 2 ये। टीन, लोहा और पारा। टीन, लोहा और पारा। इसके साथ साथ सीसा भी आता था। सीसा भी यानी Pb भी आता था। तो देख लीजिए, चांदी, तांबा, सोना, पारा, सीसा, टीन, आयरन। तो यही है। तो ऑप्शन हो गया ई। निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक सप्ताह के अंदर आवेश और निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक सतह के अंदर आवेश और विद्युत प्रवाह के बीच संबंध की व्याख्या करता है? तो वो व्याख्या करता है गॉस का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा नियम एक सतह के अंदर आवेश और विद्युत प्रवाह के बीच संबंध की व्याख्या करता है? गॉस का नियम। विद्युत ऊर्जा
को एसआई इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? तो जूल है। विद्युत ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है? जूल। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? तो वो है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है? टेस्ला। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग को हीट वेव के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है इंफ्रारेड तरंगों को। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग को हीट वेव के रूप में जाना जाता है? तो इंफ्रारेड तरंग को। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है? तो वो बनता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रकाश के अपवर्तन का कारण बनता है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति में परिवर्तन। धूप के चश्मे किस प्रकार के शीशे से बनता है? तो वो बनता है पोलोराइड। धूप के चश्मे किस प्रकार के शीशे से बनता है? तो पोलोराइड। परागकणों को किस नाम से भी जाना जाता है? तो वो जाना जाता है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के नाम से भी जाना जाता है। परागकणों को किस नाम से जाना जाता है? तो माइक्रोस्पोर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बाई गुणसूत्र की खोज की थी? तो वो किए थे स्टीवंस ने। किसने? स्टीवंस ने बाई सूत्र की खोज की थी। कब की थी? 1905 में। और एक्स बॉडी की माने एक्स गुणसूत्र का खोज कौन किया था? तो हेनकिंग ने हेनकिंग की खोज की गई। सॉरी, एक बार फिर से सुन लीजिए। स्टीवंस ने 22 गुणसूत्र की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक थे। कई वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि हेनकिंग की खोजी गई एक्स बॉडी एक गुणसूत्र थी। नतीजन स्टीवंस और विल्सन ने 1905 में एक्स और वाई गुणसूत्रों के सेक्स क्रोमोजोम नाम दिया। तो स्टीवंस के बारे में आप वाई गुणसूत्र याद रखें, और विल्सन को 1905 के बाद विल्सन को एक्स गुणसूत्र के बारे में आपको जानना है। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। निम्नलिखित में से कौन गुणसूत्रों के निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। बाकी डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सारे गुणसूत्रों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है एनिक ओवन। किस दिन को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 2 दिसंबर। किस दिन के कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 दिसंबर। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो जाना जाता है चार्ल्स बेबेज को। आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। प्राचीन और मध्ययुगीन काल के बीच आसन्न संक्रमण काल कौन सा है? तो वो है प्रारंभिक मध्यकालीन। प्राचीन और मध्ययुगीन काल के बीच आसन्न संक्रमण काल कौन सा है? तो प्रारंभिक मध्यकालीन। तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो राजपूतों और मुस्लिमों के बीच। तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो राजपूतों और मुस्लिमों के बीच। 89। भारत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। भारत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो रजिया सुल्तान। 90 का आंसर देखते हैं। भारत में मराठा साम्राज्य को समाप्त करने वाला युद्ध कौन सा था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध, जिसको लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था, जिसमें मराठा साम्राज्य और अफगान का अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, जिसके बाद मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। 91। बेसिन की सहायक गठबंधन संधि पर किससे पहले हस्ताक्षर किया गया? तब वो किया गया दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध से पहले। बेसिन की सहायक गठबंधन संधि पर किससे पहले हस्ताक्षर किया गया? तो दूसरे एंग्लो मराठा युद्ध से पहले। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था कोलवर्ट के द्वारा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो कोलवर्ट के द्वारा। मुगल साम्राज्य के सूबों को आगे किसमें विभाजित किया गया था?
तो विभाजित किया गया था सरकार, परगना और ग्राम। मुगल साम्राज्य के सूबों को आगे किसमें विभाजित किया गया था? तो सरकार, परगना और ग्राम। विजय महल और जाम्बवती कल्याणम किस काल से हैं? तो वो हैं कृष्णदेव राय के काल से। विजय महल और जाम्बवती कल्याणम किस काल से हैं? तो कृष्णदेव राय के काल से। 95 कुलीनों द्वारा पैदा की गई समस्याओं से बचने के लिए कई अध्यादेश पारित किए गए, यह किसके तहत किया गया था? तो ये किया गया था अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार। कुलीनों द्वारा पैदा की गई समस्याओं से बचने के लिए कई अध्यादेश पारित किए गए, यह किसके तहत किया गया था? तो अलाउद्दीन के प्रशासनिक सुधार। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो वो था सेरामपुर। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? तो सेरामपुर। सरकार की दोहरी द्वैत प्रणाली किसने समाप्त की? तो वो समाप्त की वारेन हेस्टिंग्स ने। सरकार की दोहरी द्वैत प्रणाली किसने समाप्त की? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। मंगलोर की संधि किनके बीच हुई? तो मंगलोर की संधि जो हुई वो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। मंगलोर की संधि किनके बीच हुई? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच। 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में किसने सहमति बनाई? तो वो सहमति बनाई भारतीय सुधार संघ। 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट के बारे में किसने सहमति बनाई? तो भारतीय सुधार संघ। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो वो पारित किया गया बॉम्बे। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो बॉम्बे। प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान डायरेक्ट एक्शन कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो किया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान डायरेक्ट एक्शन कैंपेन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। INA का विशिष्ट महिला बल का क्या नाम था? तो वो था रानी झांसी। INA की विशिष्ट महिला बल का क्या नाम था? तो रानी झांसी। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके बाद की गई? तो वो की गई दूसरा गोलमेज सम्मेलन के बाद। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसके बाद की गई? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन। होम रूल लीग का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था ऑप्शन ई, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को पुणे में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। पुणे में तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 और एनी बेसेंट के द्वारा सितंबर 1916 में ये होम रूल लीग की स्थापना की और ये दक्षिण भारत में खोला गया था इनके द्वारा। अब देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। 105 कह रहा है कि मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो बाई मुदलियार। मद्रास नेटिव एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सी बाई मुदलियार, जो कि 1852 में स्थापना हुआ था और मद्रास में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। विलियम एडम ये किसके संस्थापक रहे थे? तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक रहे थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम रहे थे, जो कि 1839 में स्थापना किया गया था। फिर से सुनेंगे, विलियम एडम ने 1839 में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और 1852 में सी बाई मुदलियार ने मद्रास नेटिव एसोसिएशन का स्थापना की। ठीक है। अब द्वारकानाथ टैगोर के बारे में जान लीजिए। द्वारकानाथ टैगोर ने 1837 में, कब? द्वारकानाथ टैगोर ने 1837 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की। और देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप जान लीजिए। देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ध्यान दीजिए यहाँ ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी था, यहाँ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो कि 1851 में स्थापना किए। 1851 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। 106 में देखिए मैथ का क्वेश्चन है, आप देख लीजिए और इसका सही जवाब भेज के मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए। 107 देख लीजिए, 108 का प्रश्न देख लीजिए, 109 देख लीजिए, 110, 111, फिर देख लीजिए 112 नंबर, फिर देख लीजिए 113, फिर देख लीजिए 114, फिर देख लीजिए 115,
और 116 से आइए शुरू करते हैं। नवंबर 2021 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया? तो वो किया बालासोर, उड़ीसा। बालासोर, उड़ीसा। नवंबर 2021 में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने किस जिले को भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया? तो बालासोर, उड़ीसा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किस गैर सरकारी संगठन को सम्मानित किया गया है? तो प्रथम को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किस गैर सरकारी संगठन को सम्मानित किया गया है? तो प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा खलीफा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त अरब अमीरात में। चर्चा में रहा खलीफा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। सखारोव पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो किया गया है एलेक्सी नावाल्नी को। सखारोव पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एलेक्सी नावाल्नी। आईपीएल के 14वें सीजन में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दी गई है? तो वो दी गई है हर्षल पटेल को। आईपीएल के 14वें सीजन में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को दी गई है? तो हर्षल पटेल। थॉमस कप 2021 किस देश ने जीता? तो वो जीता ऑप्शन ई। देखिए थॉमस कप 2021 के बारे में पूछ रहा है ना, तो थॉमस कप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में के पुरुषों का राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेली जाने वाली द्विवर्षीय अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप होता है और डेनमार्क के आरहूस में आयोजित फाइनल मैच में विजेता चीन को 3-0 से हराकर इंडोनेशिया ने थॉमस कप ट्रॉफी जीता था। किसने? इंडोनेशिया में, जो कि ऑप्शन नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। इंडोनेशिया ने चीन को हराया था। इंडोनेशिया ने किसको हराया थॉमस कप में 2021 में? तो चीन को, और जीता। हाल ही में चर्चा में रहा शाहीन चक्रवात किस देश के तट से टकराया था? तो ये टकराया था ओमान के तट से। उष्णकटिबंधीय चक्रवात शाहीन ओमान के नाम से, शाहीन ओमान के तट से आकर टकराया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2021 में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? तब वो है नासा। अक्टूबर 2021 में खबरों में रहा लूसी मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा हुआ है? नासा। 15वां भारत नेपाल संयुक्त बटालियन स्तर का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक किस राज्य में संपन्न हुआ? तो वो संपन्न हुआ उत्तराखंड में। 15वां भारत नेपाल संयुक्त बटालियन स्तर का सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक किस राज्य में संपन्न हुआ? तो उत्तराखंड। यूनेस्को ने मुरादाबाद डेन्यूब का विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो जर्मनी शामिल नहीं है, बाकी ऑस्ट्रिया, हंगरी, स्लोवेनिया शामिल है। यूनेस्को ने मुरादाबाद डेन्यूब को विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? तो जर्मनी शामिल नहीं है। बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी ज्ञान सुधा मिश्रा। बिहार से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ज्ञान सुधा मिश्रा। भारत की स्वतंत्रता से बिहार में कितनी महिला राज्यपाल बनी है? तो वो बनी है 0, एक भी नहीं। भारत की स्वतंत्रता से बिहार में कितनी महिला राज्यपाल बनी है? तो एक भी नहीं। अगर भारत का पहला महिला राज्यपाल अगर पूछे तो बताइएगा सरोजिनी नायडू, लेकिन बिहार में कोई भी नहीं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा लागू करने वाला देश का पहला पेपरलेस विधानमंडल कौन बना है? तब वो बना है बिहार। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा लागू करने वाला देश का पहला पेपरलेस विधानमंडल कौन बना है? बिहार। 17वीं बिहार विधानसभा में सबसे अधिक महिला विधायक किस दल से चुनकर आई है? तो वो आई है भाजपा। 17वीं बिहार विधानसभा में सबसे अधिक महिला विधायक किस दल से चुनकर आई है? तो भाजपा।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? तो बिहार में गरीब आबादी का प्रतिशत 51.91% है। नीति आयोग द्वारा जारी देश के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? तो 51.9। 131 छोड़ना है और 132 में आना है। बिहार की किस महिला को किसान चाची के नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है श्रीमती राजकुमारी देवी को। बिहार की किस महिला को किसान चाची के नाम से जाना जाता है? तो श्रीमती राजकुमारी देवी को। हाल ही में खबरों में रहा हाले बेलूर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो वो स्थित है कर्नाटक में। हाल ही में खबरों में रहा हाले बेलूर स्थल किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार से किस फिल्म को नवाजा गया है? तो वो नवाजा गया है कस्तूरी। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म पुरस्कार से किस फिल्म को नवाजा गया है? तो कस्तूरी। 135 नंबर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की संख्या किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की संख्या किस राज्य में है? तो उड़ीसा। ताई अहोम और मटक समुदाय किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं? तो वो कर रहे हैं असम। ताई अहोम और मटक समुदाय किस राज्य में अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग कर रहे हैं? तो असम। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर कौन से संस्थान रहा है? तो वो रहा है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार वैश्विक स्तर पर दूसरे स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारतीय तट ईडन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो है पुडुचेरी। सितंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारतीय तट ईडन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पुडुचेरी। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है? तो वो है 121वां। भारत की रैंकिंग क्या है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में? तो 121वां। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो वो हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबम। वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो ज्ञानेंद्रो निंगोबम। 141 छोड़ दीजिए, पुराना हो गया सवाल। टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 100 पर सबसे प्रभावशील लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हैं? तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। टाइम मैगजीन के द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशील लोगों की सूची में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल। हाल ही में कोरोना वायरस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप्कोवैन किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? तो वो तैयार किया गया है DRDO। हाल ही में कोरोना वायरस एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डिप्कोवैन किस संस्था के द्वारा तैयार किया गया है? तो DRDO। 144 नंबर। जनवरी 2021 को गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। इस चुनाव में भारत को 192 वैध वोटों में से कितने वोट प्राप्त हुए हैं? तो वो हैं 184 वोट। जनवरी 2021 को गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बना। इस चुनाव में भारत को 192 वैध वोटों में से कितना वैध वोट प्राप्त हुआ? तो 184। GST परिषद की 45वीं बैठक में एकीकृत बाल विकास योजना जैसी योजनाओं के लिए फोर्टिफाइड चावल पर GST दर को 18% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 5%। GST परिषद की 45वीं बैठक में एकीकृत बाल विकास योजना जैसी योजनाओं के लिए फोर्टिफाइड चावल पर GST दर को 18% से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 5%। वर्तमान में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वो हैं ऑप्शन ई, क्योंकि रेणु कौन सा है? तो तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, ये दो को बनाया गया है।
तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को। तो ऑप्शन हो जाएगा ई। जुलाई 2021 में किस राज्य के विधानसभा ने विधान परिषद के गठन संबंधित प्रस्ताव पारित किया है? तो वो है पश्चिम बंगाल। जुलाई 2021 में किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद के गठन संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु 7 निश्चय 2.0 में शामिल नहीं है? तो वो डी, सबके लिए रोजगार, ये बात शामिल नहीं है। बाकी 7 निश्चय 2.0 में देख लीजिए 7 पॉइंट कौन से हैं। पहला, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, सशक्त महिला सक्षम महिला, स्वच्छ शहर विकसित शहर, स्वच्छ शहर विकसित शहर, फिर सुलभ संपर्कता, सुलभ संपर्कता, फिर हर खेत तक सिंचाई का पानी, हर खेत तक सिंचाई का पानी, फिर स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, फिर सबके लिए अतिरिक्त सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाली क्रेन के राज्य में पक्षी घोषित किया है? तो इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य पक्षी घोषित किया है? तो लद्दाख। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक के लेखक हैं, कौन हैं? तो एंजेलिना जोली। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एंजेलिना जोली। नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ए गाइड फॉर यूथ के लेखक एंजेलिना जोली। तो दोस्तों ये सेट भी आप लोग का 14 नंबर खत्म हो गया, तो एक और बच गया 15 जो कि जल्द ही आ जाएगा। तो आप लोग वेट करिए और आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। आप लोग का एग्ज़ाम 8 मई को कंफर्म कर दिया गया है, एक ही दिन डेट बढ़ा, बस 24 घंटा के लिए डेट बढ़ गया, ये फाइनल है, अब कोई चेंज नहीं होगा। आप एकदम अच्छे से पढ़ाई करें और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और तो अपने दोस्तों को भी ये चैनल को शेयर करें। तो दोस्तों अब आप लोग को छोड़े चलता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।